हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप एजी 401 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, 5 से 6 क्रॉप थे, जो कि मैंने उस पर वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप लोग उस सभी क्रॉप को पढ़ लीजिएगा और जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको देख लेगा और अच्छा खासा क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में चारा उत्पादन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमारा जो भारत देश है यहाँ पर चारा उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो समीक्षा की गई है, मतलब अनुमान लगाया गया है, भारत दुनिया की पशुधन आबादी के लगभग 20% और दुनिया के केवल 2.3% भूमि क्षेत्र पर लगभग 17.5% मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अनुमान लगाया गया है कि भारत दुनिया की पशुधन आबादी के लगभग 20% और दुनिया के केवल 2.3% भूमि क्षेत्र पर लगभग 17.5% मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। मानव आबादी प्रतिवर्ष 1.6% की दर से बढ़ रही है, जबकि जो पशुधन आबादी है वह प्रतिवर्ष 0.66% की दर से बढ़ रही है। एक एक पॉइंट समझ से चलिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है। ये बढ़ती मानव और पशु आबादी के क्रमशः भोजन और चारा उत्पादन के लिए भूमि संसाधनों के लिए जी जान से लड़ रही है। ठीक है। क्या बोला कि यह जो है बढ़ती मानव और पशु आबादी क्रमशः भोजन और चारा के उत्पादन के, मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो चारे का उत्पादन भी बढ़े करना, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए और अनाज का भी उत्पादन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो मानव और पशु आबादी क्रमशः चारा उत्पादन के लिए भूमि संसाधनों के लिए जी जान से लड़ रही है। इसका नतीजा यह है कि खेती योग्य चारा देश में कुल कृषि योग्य भूमि की केवल 4% हिस्से पर कब्जा करता है। ठीक है। जो चारा है वह कुल कृषि योग्य भूमि के 4% हिस्से पर अपना कब्जा करता है। वर्तमान में देश को 35.6% हरे चारे, 10.5% सूखे फसल के बचे हुए हिस्से और 44% सांद्रित सामग्री की शुद्ध कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हमारा जो भारत देश है यहाँ पर कुल कृषि भूमि का 4% हिस्सा ही ऐसा है जिस पर चारे का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में देश में 35.6% हरा चारा, 10.5% सूखा फसल का बचा हुआ जो भी पार्ट होता है या अवशेष होता है वह, और 44% सांद्रित चारा सामग्री की शुद्ध कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। मतलब चारे की कमी है इस समय, वर्तमान समय में। चारा उत्पादन के लिए भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के विकल्प जो है वह अभी बहुत ही सीमित हैं, इसलिए हमारे सामने बहुत ही बड़ी चुनौती उपलब्ध है। ठीक है। उपलब्ध अल्प भूमि का बुद्धिमानी से उपयोग करके पशुओं के लिए चारा उत्पादन की पूरी क्षमता को उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। जो जितनी जमीन है उसी में यदि हम लोग चाहे तो अपनी बुद्धिमानी से चारा उत्पादन की कमी को हम लोग पूरी कर सकते हैं। उपयुक्त फसल प्रणाली को अपनाकर खाद्य और अन्य नगदी फसल आधारित फसल प्रणालियों में चारा फसलों को शामिल करके चारा आधारित कृषि वानिकी प्रणालियों को अपनाकर बंजर भूमि पर चारा उत्पादन करके अजोला जैसे हरे चारे के अन्य विकल्पों की खोज करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। चारा फसलों के साथ फसल प्रणाली चारे की समस्या को दूर करने के लिए एक संभावित विकल्प प्रदान करती है, क्योंकि यह संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करता है। तो यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कि यहाँ पर चारे की कमी है, कितने प्रतिशत कमी है, कहाँ पर कौन से चारे कितने प्रतिशत कमी है, सब कुछ। और उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में कंफ्यूजन हो कोई तो एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं कि दोबारा वीडियो बना दें। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में अनाज उत्पादन, ठीक है, वर्तमान समय में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। तो भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक है। मतलब कहने की इसका वैश्विक उत्पादन जो है 25% है और विश्व का खपत जो है 27% है। मतलब 2% कमी है। मतलब भारत जो है दुनिया का दाल उत्पादन में नंबर 1 देश है। ठीक है। तो भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन का पूरा 25% उत्पादन करता है और उपभोक्ता मतलब विश्व की खपत का 27% तथा आयातक 14% भारत हमारा देश खुद है। ठीक है। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। मतलब क्या बोल रहा है कि
जो हम लोग खाने वाले अनाज को उत्पादन करते हैं या खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन का कुल हिस्सेदारी लगभग 20% है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान 7 से 10% है। ठीक है। चना सबसे प्रमुख दलहन है जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40% है। ठीक है। दाल उत्पादन में सबसे अहम रोल चने का है जो कि 40% उत्पादन होता है। इसके बाद तुअर और अरहर की हिस्सेदारी 15 से 20% तथा उड़द, ब्लैक मेटपे एवं मूंग दलहन की हिस्सेदारी लगभग 8 से 10% तक है। ठीक है। अब और बाकी जो बचा उसमें सब कुछ है। हालांकि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में किया जा सकता है। रबी सीजन में उत्पादित दलहन का कुल उत्पादन में 60 से अधिक प्रतिशत का योगदान होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। तो ये विश्व में सबसे ज्यादा सॉरी भारत देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं और हमारा जो भारत देश है विश्व में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है। हमारा भारत देश जो है विश्व के कुल दाल के खपत का 25% अकेले उत्पादन कर देता है, जो कि पूरे विश्व का जो खपत होता है वह 27% ही है। ठीक है। उसमें से हमारा भारत देश जो है 25% उत्पादन करता है और 14% दूसरे देशों को बेच देता है, मतलब निर्यात कर देता है। ठीक है। तो यह था भारत में दाल उत्पादन की वर्तमान स्थिति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीड प्लांट टेक्निक क्या है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सीड प्लांट टेक्निक है और देखिए सीड प्लांट टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा आलू में पूछ लेता है। ठीक है। कहाँ पूछ लेता है? आलू में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाला है क्वेश्चन। तो यह तकनीक रोग मुक्त बीज प्राप्त करने और उपज को बढ़ाने में मदद करता है। यह जो टेक्निक होता है यह रोग मुक्त मतलब बिना रोग वाला बीज प्राप्त करने में और उपज को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए इसके बारे में कुछ स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ बीज का इसके लिए चयन किया जाता है। तो बीज आलू का चुनाव रोग मुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाले कंदों से कर लिया जाता है। उसके बाद आलू को अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में लगाया जाता है जबकि एफिड की आबादी कम होती है। जब एफिड की आबादी कम होती है उस समय आलू को लगाया जाता है। बीज जो होता है भूखंड का पृथक बीज आलू को मुख्य खेत से दूर एक अलग खेत में लगाया जाता है ताकि बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो सके। पूरे बढ़ते मौसम में कम से कम 2 बार खेत का निरीक्षण किया जाता है और रोगग्रस्त या कमजोर पौधे को निकाल दिया जाता है। ठीक है। रोपण के समय या मिट्टी चढ़ाने के समय दानेदार कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एफिड जो होते हैं इनके जैसी बीमारियों को रोका जा सके। इसके लिए सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो जब कंद बनना शुरू हो जाता है उस समय सिंचाई कर देनी चाहिए और दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। एफिड की आबादी को बढ़ने से पहले दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में आलू के पत्ते को काट देना चाहिए। इससे बीमारियों के फैलने का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी जो है यह सुनिश्चित करती है कि बीज आलू स्वस्थ हो और उनमें कम से कम बीमारी हो। इससे आलू के पौधे उगते हैं और अंततः कुल मिलाकर आलू की उपज बढ़ जाती है। ठीक है। तो सीड प्लांट टेक्निक को कहाँ पर पूछता है भैया? पूछता है सॉरी आलू के बारे में पूछा। सीड प्लांट टेक्निक जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें बोलेगा आलू के सीड प्लांट टेक्निक का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़ने का क्या कारण है बताइए। ठीक है। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत जो उसमें चीनी अधिक उत्पादन क्यों होता है उसके बारे में बताना है। तो गन्ना जो होता है एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां अधिक उपलब्ध होती हैं। ठीक है। साथ ही दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक राज्य तटीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि गन्ना जो होता है एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। दक्षिण भारत जो है वहां पर उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां गन्ने को मिल जाती हैं। साथ ही दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक राज्य तटीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता भी अधिक होती है, मतलब नमी भी होता है जो कि अधिक उपज में सहायक होती है। इसलिए गन्ने की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती है। जब गन्ना अधिक होगा तो उसमें शुगर भी अधिक पाया जाएगा। ठीक है। तो दक्षिण भारत के गन्ना उद्योग को उत्तर भारत के गन्ना उद्योग की तुलना में कुछ अंतर्निहित बढ़त हासिल है क्योंकि यहाँ उत्तर के 4 महीनों की तुलना में पेराई 8 महीने लंबे मौसम तक होती है। ठीक है। आगे अगला पॉइंट है उच्च उपज और उपलब्धता। उष्णकटिबंधीय जलवायु और बेहतर मौसम की स्थिति के कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज सामग्री अधिक होती है। ठीक है। तो यदि पूछ दिया चीनी क्यों जाता होता है तो बोलेंगे कि जो वहाँ का जलवायु होता है वो गन्ने के खेती के लिए अनुकूल होता है जिससे उनमें सुक्रोज की जो संख्या होती है सुक्रोज की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है जिससे चीनी अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। दक्षिण का गन्ना उद्योग सहकारी समितियों के रूप में बेहतर रूप से संगठित होता है, आधुनिक मशीनरी से लैस होता है और उत्तर की तुलना में यहाँ की मिलें वित्तीय रूप से भी अधिक सशक्त होती हैं। ठीक है। तो यह कारण था उत्तर भारत की अपेक्षा
दक्षिणी भारत में गन्ने के अधिक उत्पादन चीनी का अधिक उत्पादन होने का। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है श्री अन्न क्या है, भारतीय खाद्य संस्कृति में इसका महत्व बताइए। तो श्री अन्न क्या है, तो श्री अन्न को मिलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलेट। मिलेट में कौन कौन सा फसल क्रॉप आ जाता है, बहुत सारा आ जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगना, कुटकी आदि। तो ये सब इसमें मिलेट में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मोटे अनाज समझिएगा। श्री अन्न जिन्हें मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की प्राचीन खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इन अनाजों को पौष्टिक अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। यह जो अनाज होते हैं इनको पौष्टिक अनाज की श्रेणी में रखा जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। आगे देखते हैं भारतीय खाद्य संस्कृति में इसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व पौष्टिक भोजन। तो श्री अन्न प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत होता है। यह शाकाहारियों के लिए भी पूर्ण आहार माना जाता है। अगला है स्वास्थ्य लाभ। तो श्री अन्न जो होता है शुगर, हृदय रोग, पाचन तंत्र की समस्या, वजन घटना, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी मददगार होता है, मतलब मदद करता है। श्री अन्न में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे रोटी, खिचड़ी, ढोकला, इडली, उपमा आदि। ये सब मोटे अनाज से ही बनते हैं। आगे इसका आर्थिक महत्व भी है। तो श्री अन्न की खेती कम पानी और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी उगाया जा सकता है, मतलब इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं वहां पर भी उगाया जा सकता है। आगे पर्यावरण अनुकूलन। तो श्री अन्न की खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए, और पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।